हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड रोल इन टू द डार्क टावर केम, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। उन्होंने 1855 में एक कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश किया था जिसका नाम था पोएम्स फ्रॉम मैन एंड विमेन। तो मैन एंड विमेन में काफ़ी सारी पोएम्स थी जिसमें से कि एक थी चाइल्ड रोल इन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि ये जो पोएम है ये टोटल 34 स्टैंजास की है, काफ़ी बड़ी पोएम है, तो मैं इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी, तो इसीलिए ये एक वीडियो में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो आई हैव मेड लाइक डिफरेंट पार्ट्स। आपको सबकी लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर कवर कर लीजिए। अब ये पोएम को मैं रीड करने से पहले इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो ये जो पोएम है इट इज़ अ ड्रीम पोएम, जस्ट लाइक हमने द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर पढ़ी है, या फिर कुबला खान तो डेफिनेटली हमने रोमांटिक पोएट्स में पढ़ी ही है, या क्रिस्टेबल, इस टाइप की जो पोएम्स हैं उसी तरीके से जो चाइल्ड रोलैंड है इट इज़ ऑल्सो अ ड्रीम पोएम। यानी कि जो पोएट थे वो सोए, उन्हें कुछ सपना आया, उन्हें एक तरीके का ड्रीम आया और फिर उन्होंने जो है उस ड्रीम को अपने कॉपी पे, अपने पेन पेपर पे उतार लिया। उनको जो सपना आया था उन्होंने वैसा को वैसा उतार दिया और ये जो है पोएम हमें पढ़ने के लिए मिली। ये जो पोएम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उस साल उन्होंने डिसाइड किया था कि जो वो है हर रोज़ एक पोएम लिखेंगे। यूजुअली जो होता है रिजोल्यूशन लेते हैं हम न्यू ईयर पे कि हाँ मैं रोज़ एक पोएम लिखूंगा, या जो भी कुछ जो राइटर है वो इस टाइप के रिजोल्यूशन लेंगे। आप कुछ और लेंगे, किसी को वेट कम करना होगा, किसी को जो भी कुछ है, पैसे कमाने होंगे, कुछ भी। तो ये जो है उसके तहत ये पोएम निकल के आई कि उस दिन का जो उनका पोएम था वो था चाइल्ड रोल इनटू द डार्क टावर केम। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि वैसे तो हम जब ये पोएम पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी जो इमेजेस है वो काफ़ी डरावनी सी इमेजेस हैं, जैसे कि कुबला खान में भी हमें डीमन लवर या वेनिंग मून इस टाइप की जो इमेजेस हमें देखने मिलती थी, वैसे ही जो है यहाँ पे भी ये पोएम तो खैर मुझे थोड़ी और ज़्यादा डरावनी लगी। तो इस टाइप की इमेजेस हमें देखने मिलेंगी तो आप सोचेंगे कि ये एलेगोरिकल पोएम हो सकती है, कि हो सकता है इसके थ्रू जो है पोएट जो है वो कुछ और बताना चाहते हो। बट ब्राउनिंग ने जो है कहा है कि ऐसा कोई भी एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं है। बट उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ एलेगोरिकल मीनिंग है तो मैं उसे मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं ये पोएम लिख रहा था तो मेरा कॉन्शियस में ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ एलेगोरिकल, जैसे हम जानते हैं कि कुछ और चीज़ के बारे में बताना, घुमा फिरा के अलग तरीके से बताना। मतलब भले मैं आपको एक कॉकरोच की लाइफ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन असल में मे बी मैं बात कर रही हूँ कैपिटलिज्म के बारे में। तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के बताने वाला तरीका मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं लिख रहा था तो मैं सिर्फ लिख रहा था जो मेरे मन में आ रहा था, लेकिन अगर कोई एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन है देन बी माई गेस्ट एंड टेक इट। जैसे कहते हैं ना कि इफ द शू फिट्स देन टेक इट। तो ये जो इस पोएम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। 1855 में जो है ये पोएम पब्लिश हुई थी। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी। इसमें टोटल 34 स्टैंजाज हैं अलग अलग, और हर स्टैंजा जो है वो टोटल 6 लाइन का है। एज यूजुअल जो है इसके सारे डिफिकल्ट वर्ड्स उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मेरे नोट्स पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे। अब ये जो पोएम है इसके टाइटल की अगर हम बात करें, चाइल्ड रोल इनटू द डार्क टावर के, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, मिडीवल मीनिंग जो है चाइल्ड का वो है इट इज़ अ यंग वॉरियर। तो चाइल्ड रोलैंड जो है दिस इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी वेरी ओल्ड फिगर इन यूरोपियन लिटरेचर। यानी शेक्सपियर था उनसे भी ज़्यादा पहले से जो है चाइल्ड रोलैंड जो है इनके जो फिगर को बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोपियन लिटरेचर में। वहाँ से इनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, फेबल्स हैं, ये सब बनी हुई है वहाँ से। तो जो हमारे राइटर हैं ब्राउनिंग, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय चाइल्ड रोलैंड का जो फिगर है, तो इसीलिए उन्होंने जो उनके ऊपर एक पोएम लिखी। अब डार्क टावर केम अगर इस टाइटल के बचे हुए पार्ट की हम बात करें तो ये जो पूरी लाइन है ये एक स्कॉटिश बैलेड से ली गई है। यानी स्कॉटिश जो स्टोरीज होती थी वैसा एक बैलेड है, वहाँ से ही ली गई है। तो इस पूरी पोएम में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमारा चाइल्ड रोलैंड है ही इज़ ट्राइंग टू रीच टू सम टावर, कोई एक बहुत ऐसा कैसल टाइप का पुराना ऐसा कुछ जगह है। तो जो हमारे चाइल्ड रोलैंड है ये वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा पूरा टाइटल है चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ स्कॉटिश बैलेड। अब पोएम आगे पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चाइल्ड का क्या मतलब है। चाइल्ड मतलब यहाँ बच्चे की बात नहीं हो रही है, नॉट CHILD चाइल्ड विच वी यूज़ नाउ, बट दिस इज CHILDE चाइल्ड, विच इन मिडीवल इट मीन्स अ यंग वॉरियर, जो कि किसी को अप्रेंटिस शिप में काम करा। नाइटहुड के पहले उन्हें जो अप्रेंटिस, मतलब नाइटहुड यानी हम जानते हैं जो नाइट जो लोग युद्ध के लिए जाते थे नाइट्स, उसके पहले जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वैसे जो थे ये चाइल्ड जो है उसका मीनिंग ये होता है। एंड रोलैंड वॉज अ हीरो ऑफ द मिडीवल फ्रेंच रोमांस के वक्त के जो है रोलैंड इनका नाम था, ये हीरो थे। तो चाइल्ड यानी उनकी उपाधि हुई और रोलैंड जो है ये इनका नाम है।
इस पोएम के थ्रू जो है ब्राउनिंग टॉक्स प्राइमरीली इफ नॉट एंटायरली अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं मेनली, पूरे तरीके से नहीं तो भी मेनली जो है ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ब्राउनिंग ने जो है इस पोएम को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से, अपने ड्रीम को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से उन्होंने मना किया था। द इंटेंशन इज सेल्फ डिस्कवरी, इस पोएम का, इस पोएट का और जो है इस पूरे इस पोएट्री का जो पूरा इंटेंशन है, इट इज़ सेल्फ डिस्कवरी, एग्जामिनेशन ऑफ हिज ऑफिस ऑफ अ पोएट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। पोएट्री को और एक्सप्लोर करने का जो है उनका जो एम था। अब इस पोएम को जब पब्लिश किया गया उस वक्त तक जो है ब्राउनिंग ही वॉज नॉट अ वेरी फेमस पोएट, ही वॉज इनफैक्ट एन अनसक्सेसफुल पोएट। इनफैक्ट अमेरिका में तो उनको ऐसे जाना जाता था कि इनकी जो वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनकी लाइफ के बारे में मैंने आपको जो एक अलग सी वीडियो है वहाँ पे बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। तो वहाँ पे तो उनको ऐसे जाना चाहता था कि ये एक बहुत ही फेमस राइटर के हस्बैंड हैं, वैसे इन्हें जाना जाता था, यानी इनकी खुद की उतनी कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी। ऐसे वक्त में जब ये पोएम पब्लिश हुई, सो दिस इज़ वन ऑफ हिज वेरी बेस्ट पोएम्स और काफ़ी फेमस है, इनको जो नेम फेम मिला काफ़ी मिला इस पोएम के बाद से। इसकी एक जस्ट बताऊं तो जो हमारे चाइल्ड रोलैंड है, ही इज़ लुकिंग फॉर अ डार्क टावर, जिसकी के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ जाना कैसे है, एंड इट इज़ अ वेरी हीडियस प्लेस ही नोज़। और बहुत सारे लोग जो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, कोई बच के नहीं वापस आता है, बहुत से लोग जो उसको सिर्फ ढूंढने के चक्कर में ही मारे गए हैं। बट हमारे जो चाइल्ड रोलैंड है, ही इज़ एडमेंट, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, और वो किसी भी कीमत पे वहाँ पे जाएगा। अब वहाँ जाने के लिए जो है उनके रास्ते में जो जो रुकावटें आती हैं, जो जो अड़चनें आती हैं और जो जो चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती है, सम ऑफ द सीन्स आर वेरी गोरी एंड काफ़ी हॉरिफिक जो है इमेजरी क्रिएट की गई है। तो हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमें वो देखने मिलेगा, समझ में आएगा, जैसे घोड़े का कटा हुआ सर और इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं कि उन्हें जब वो नदी क्रॉस करते तो उन्हें लग रहा है कि वो पक्का किसी न किसी लाश के ऊपर पैर देंगे। तो ये जो ऐसी हॉरिफिक इमेजेस हैं पोएट ने बहुत ही सक्सेसफुली क्रिएट की है कि आपको फील होता है पोएम पढ़ते पढ़ते, यू विल फील कि जो गूज बम्स है आपके हाथ के, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा वाला आपको फीलिंग आएगा। सो पोएट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग व्हाट ही वांटेड टू डू। और फिर फाइनली जो हमारा चाइल्ड रोलैंड है, ही रीचेज एट द टावर, और वो वहाँ पहुँच जाता है और बस जो पोएम है वहीं ख़त्म हो जाती है। तो जो पोएट है वो ज़्यादा हमें फोकस करना चाहते हैं, नॉट व्हाट हैपन्स आफ्टर वो वहाँ उस टावर में पहुँच गए, क्योंकि पहुँच तो गए, अब क्या होगा। बट जो पोएट है ही वॉन्ट्स टू फोकस मोर ऑन द जर्नी, नॉट एट द डेस्टिनेशन, यानी वो बताना चाहते हैं कि हमारी जो जर्नी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हमारा जो गोल है या जो हमारा डेस्टिनेशन है उसकी बजाय जो हमारी जर्नी, जो रास्ता हम लेते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स द होल जस्ट ऑफ द पोएम। अब जो है मैं इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी। So let's begin with first stanza, which is, my first thought was he lied in every word, that hoary cripple with malicious eve. अब ये जो पोएम है इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइल्ड रोलैंड, वो जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो जो भी कुछ है हमें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिल रहा है। तो चाइल्ड रोलैंड ही जो है वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा पहला थॉट क्या था कि ही लाइड इन एवरी वर्ड, वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, दैट दिस पर्सन ही लाइड इन एवरी वर्ड, यानी एक एक शब्द जो उसने कहा है उसने झूठ कहा है। दैट होरी क्रिपल विद मलेशियस ईव, होरी यानी जैसे ग्रेज वाइट कलर के नहीं होते, पेल जैसे हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, ये सब सफ़ेद भूरा सफ़ेद इस तरीके का। क्रिपल यानी समवन हु कैन नॉट मूव नॉर्मली, उसको में भी कुछ तकलीफ है, ही इज डिसेबल। विद मलेशियस ईव, मलेशियस यानी जिसका मन बुरा हो, मलेशियस जिसके मन में कुछ बुरा है, कुछ ईविल है, ही डजंट वांट someone's good. Askance to watch the working of his lie on mine and mouth scarce able to afford. Askance यानी with an attitude or look of suspicion or disapproval, यानी जब मैं किसी से सहमत नहीं हूँ या मुझे इस इंसान पे शक है तो that will be askance. तो अब आगे हम पढ़ते हैं, suppression of the glee that pursued and scored its edge at one more victim gained nearby. तो अभी तक जो है पहली दो लाइन तो आपको समझ में आ गई कि मेरा पहला थॉट तो ये था कि वो हर शब्द में झूठ बोला है। कौन? दैट होरी क्रिपल, जिसका कि जो मन है वो बहुत बुरा है। और अब मैंने उससे पूछा तो था, इवन दो उसको देख के भी मुझे उस पर डाउट हो रहा था, यानी चाइल्ड रोलैंड जो थे इन्हें कहीं ना कहीं सस्पिशन था कि ये जो इंसान जैसे मैं पूछ रहा हूँ ही डजंट लुक समवन आई कैन ट्रस्ट। बट मैंने उससे पूछा, फिर भी मैंने उससे पूछा, मेरी जो भी मन में डर था उसको मैंने सप्रेस किया एंड मैंने उसको पूछा। और ये जो होरी क्रिपल है उसको क्या हो रहा है, उसको देख के समझ में आ रहा है कि ही इज़ सो हैप्पी कि उसको एक और विक्टिम मिल गया है। एट वन मोर विक्टिम गेन देयर बाय, यानी जब
जैसे कि मान लीजिए उसने रास्ता पूछा, चाइल्ड रोलन ने उस होरी क्रिपल से रास्ता पूछा और वो जो होरी क्रिपल उसने खुशी खुशी उसको रास्ता बताया कि हाँ हाँ तुम यहाँ से जाओ तुम वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि वो बहुत खुश है कि ये तो पक्का मारा ही जाएगा एंड क्योंकि वो किसी का अच्छा नहीं चाहता है, सो ही इज़ वेरी हैप्पी कि चलो अब एक और इंसान मारा जाएगा एंड दैट्स वाई ही सो हैप्पी दैट ही हैज़ गेन्ड अनदर विक्टिम, वहाँ पे उसको मिल गया। इसके साथ जो है पहला स्टैंजा खत्म होता है। सेकंड स्टैंजा, व्हाट एल्स शुड ही बी सेट फॉर विथ हिज स्टाफ, वो और क्या ही चाहता होगा। व्हाट सेव टू वेले विद हिज लाइज एंड स्नेयर, वेले का मतलब होता है टू इंटरप्ट एंड डिटेन इन कॉन्वर्सेशन, या मतलब कि कोई बात करे तो आप उसे रोक दो या फिर उसको किसी और तरीके से परेशान करो। विद लाइज इन स्नेयर करना यानी किसी को ट्रैप कर लेना। तो यानी कि ये जो आदमी है, वो जो होरी क्रिपल है, वो वैसे भी उसको और क्या ही काम है, वो दूसरों को परेशान ही करेगा। ऑल ट्रैवलर्स हु माइट फाइंड हिम पोस्टेड देयर एंड आस्क द रोड, यानी इसको कुछ और काम नहीं है, उसको सिर्फ वहाँ पे जो है जो भी लोग उस रास्ता पूछने आएंगे उन्हें परेशान करना है या उन्हें ट्रैप कर लेना है, इसके अलावा उसे कुछ और काम नहीं है। आई गेस्ट वॉट स्कल लाइक लाफ वुड ब्रेक, वॉट क्रच गेन राइट माई एपिटाफ। अब वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसकी जो स्कल यानी जो हमारा सर के अंदर जो हड्डी होती है, जो खाली हड्डियाँ जैसे तांत्रिक वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो खाली हड्डी का सर होता है, वैसी उसकी तरह उसकी लाफ है, उस तरीके से तो वो हंस रहा है, यानी कि कितनी डरावनी हंसी होगी। और उसकी जो ग्रिन है, ग्रिन करना यानी स्माइल करना, तो वो कह रहा है कि पता नहीं ये जैसे स्माइल कर रहा है ये पक्का मेरे एपिटाफ यानी मेरे मरने के बाद, जैसे जब मर जाते हैं उन्हें जहाँ दफनाया जाता है उसके ऊपर जो भी लिखा जाता है एपिटाफ उसे हम कहते हैं, तो पता नहीं कि वो मेरे एपिटाफ पे क्या लिखेगा। फॉर पास टाइम इन द डस्टी थरोफेयर, थरोफेयर का मतलब होता है रोड फॉर्मिंग ऑन रूट बिटवीन टू प्लेसेस, दो रास्तों में जब कोई रास्ता बट जाता है तो वो थरोफेयर हुआ। तो अब यानी क्या हो रहा है कि इस स्टैंजा में जो हुआ है कि ये जो होरी क्रिपल है उसको कुछ और काम तो है नहीं कि बस जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो भी जा रहा होगा उसे वो गुमराह करेगा और उन्हें विक्टिमाइज करेगा या उन्हें किसी तरीके से ट्रैप कर लेगा। और फिर अब ये जो राइटर है वो सोच रहा है कि क्या पता उसकी जो इतनी डरावनी सी लाफ थी और वो पता नहीं वो अपने मन में वो कितनी बार वो मुझे मार चुका होगा, उसने शायद मेरा एपिटाफ भी डिज़ाइन कर लिया होगा। यही सोचते सोचते जो है वो एक दो राहे पे आके खड़े हो गए हैं। इफ एट हिज काउंसिल आई शुड टर्न असाइड इन टू दैट ऑमनियस ट्रैक्ट विच ऑल अग्री हाइड्स द डार्क टावर, वो कह रहे हैं कि क्या उसकी काउंसिल यानी उसकी एडवाइस या उसके सजेशन पे, किसके, वो होरी क्रिपल के सजेशन पे मुझे ये वाला रास्ता ले लेना चाहिए, विच ऑल अग्री हाइड्स द डार्क टावर, यानी कि वो तो इस डार्क टावर को छुपा के रखा होगा। येट acquiescingly आई डिड टर्न एज ही पॉइंटेड, एक्विसीजिंगली का मतलब हुआ टू एक्सेप्ट, यानी कि उसने जो बोला था उसे मैं मान रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जो पोएट है वो उस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने उसके रास्ते को, उसने जो रास्ता बताया था उसे एक्सेप्ट कर लिया। I did turn as he pointed, neither pride nor hope rekindled at the end described. अब क्या है कि उन्होंने उसके रास्ते को एक्सेप्ट कर लिया, उसने जैसा बताया था उन्होंने वैसा फॉलो किया चाइल्ड रोलन ने, और यहाँ पे इनका प्राइड भी ऊपर नहीं आया और ना ही कोई होप भी नहीं आए कि पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आदमी क्या कर रहा होगा, कुछ भी जो ऐसा कुछ उन्हें नहीं आया। So much as gladness that some end might be, बट उन्हें बल्कि क्या फीलिंग है, इसकी जगह खुशी की फीलिंग है कि कहीं इसका कुछ तो अंत होगा, बिकॉज ही इज़ सो स्टक अपॉन कि मुझे तो वो टावर में जाना ही है। एंड ऑल्सो वी डोंट नो, हमें कुछ हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं दिया है कि वो क्यों उस टावर में जाना चाहते हैं, वी डोंट नो, पूरी पोएम में भी हमें कहीं पता नहीं चलेगा। फॉर वॉट विथ माई होल वर्ल्ड वाइड वॉन्डरिंग, what with my search drawn out through years may hope dwindled into a ghost not fit to cope। अब जो है हमारा स्टैंजा 4 जो है इसमें वो बता रहे हैं कि मैंने तो पूरी दुनिया में घूमता रहा हूँ, माई होल वर्ल्ड वाइड वॉन्डरिंग, यानी वॉन्डर करना यानी यहाँ से वहाँ घूमते रहना, और मैंने इतने सालों से जो है सब अंदर बाहर सब जगह ढूंढा है। माई होप dwindled into a ghost not fit to cope, मेरी जो होप है, होप यानी हम जो आशा करते हैं, मेरी जो होप है वो एक ऐसे गोस्ट में, एक ऐसे भूत में बदल गई है जो कि कोप नहीं कर सकता। कोप करना मतलब हम किसी भी चीज़ का सामना करते हैं, फेस करते हैं, वो उस लायक रही ही नहीं है। कोप विथ व्हाट, कोप विद द ऑब्स्टिपरस जॉय सक्सेस वुड ब्रिंग। ऑब्स्टिपरस का मतलब हुआ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो मेरी जो होप है वो एक ऐसे भूत में बदल गई है जो कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लायक, अब मतलब सक्सेस को या जॉय को कंट्रोल करने के लायक अब वो बची ही नहीं, यानी कि अब जो है चाइल्ड रोलैंड जो है ही इज़ नॉट एबल टू डील विद एनी काइंड ऑफ जॉय और सक्सेस, वो उससे डील नहीं कर सकते।
I hardly tried now to rebuke the spring. My heart made finding failure in its scope. अब जो है वो स्प्रिंग का मौसम कितना अच्छा माना जाता है, फूल खिल रहे, सब कुछ हो रहा है, तो अब इनका जो दिल है उसको भी स्प्रिंग को डांटने का भी उसका मन नहीं करता. उनका जब सारा मन खत्म हो जाता है उससे भी इनका जो दिल है इट इज़ जस्ट फाइंडिंग फेलियर इन इट्स स्कोप. यानी हमारे जो पोएट है यहाँ पे, जो हमारे जो राइटर है, ही हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू समथिंग, बट हमें कहीं नहीं बताया गया है कि क्यों या किस चीज़ से वो गुजरे हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस देयर मस्ट बी समथिंग, इसीलिए तो वो एक ऐसा डार्क टावर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कि ढूंढने में मैक्सिमम लोग अभी तक मर ही चुके. तो ऐसा कोई टारगेट आप क्यों ही रखोगे? समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू हिम इन द पास्ट. Moving on to our fifth stanza. As when a sick man very near to death seems dead indeed and feels begin and end the tears and takes the farewell of each friend. यानी कि जैसे कि कोई इंसान जो कि मौत के बहुत ही ज़्यादा पास है, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये मर ही चुका है. इसका जो बिगनिंग है वो भी एंड की तरह लगने लगता है, और वो जो इंसान है वो अपने दोस्तों से सबसे जो है फेयरवेल और आंसू लेने लगता है, विदा लेने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अब जाने वाला है. एंड हियर्स वन बिट द अदर गो, ड्रॉ ब्रेथ फ्रीली आउटसाइड. और फिर वो क्या है कि एक के बाद एक सबको टाटा बाय बाय जो हम नहीं करते कि एक को किया फिर दूसरे को किया, वैसे. सिंस ऑल इज ओवर ही सेथ एंड द ब्लो फॉलन नो ग्रीविंग कैन अमेंड. और अब वो ऐसा वो स्टेज में पहुंच जाता है कि अब जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो अब रो धो के भी मतलब कुछ बदलाव तो उसमें आने वाला नहीं है. नो ग्रीविंग कैन अमेंड, कितने भी दुख से जो है मैं कुछ भी चीज़ें बदल नहीं सकता हूँ. Moving on to the sixth stanza. While some discuss if near the other graves be room enough for this, and when a day suits best for carrying the corpse away. यानी कि अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं वो डिस्कस करते हैं कि क्या इसके लिए या इसकी ग्रेव के लिए हमारे पास इनफ जगह होगी जब वो दिन आ जाएगा कि इसकी मौत हो जाएगी. और फिर इसके वो दिन आ जाएगा जब इसकी मौत हो जाएगी और हमें इसके कॉप्स को यानी हमें इसकी लाश को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा. With care about the banners, scarves and staves, and still the man hears all and only craves. He may not shame such tender love and stay. तो क्या है कि उस दिन जब इसकी मौत हो जाएगी तो उस दिन इसको उठा के, इसकी लाश को उठा के इसके दोस्तों को, रिश्तेदारों को रखना पड़ेगा. उस दिन वो किस चीज़ की केयर कर रहे होंगे? विथ केयर अबाउट बैनर्स, स्कार्व्स एंड स्टेव्स. स्टेव्स का मतलब होता है वर्टिकल वुडन पोस्ट, यानी वो जो लकड़ी के ऐसे प्लैंक टाइप के हुए उसमें उठा के उसको लेके जाएंगे. और जो इनके दिलों में रहेगा कि अब ये इंसान तो मर चुका होगा लेकिन उसको फिर भी सब कुछ सुनाई देगा. और वो क्या कर पाएगा? जो डेड बॉडी उसकी वो सिर्फ क्रेव कर पाएगी. वॉट विल इट क्रेव फॉर? इट विल क्रेव फॉर टेंडर लव, यानी प्यार के लिए वो क्रेव करेगी. और वो क्रेव करेगी डेड बॉडी की काश मैं यहाँ रुक पाती, लेकिन वो तो मर चुका है, सो ऑफ कोर्स ही कैन नॉट स्टे. Seventh stanza. Thus I had so long suffered in this quest, heard failure prophesied, so oft been writ. वो कह रहे हैं कि मैंने जो है इस क्वेस्ट में, यानी क्वेस्ट यानी वो ढूंढ रहे हैं, वो एक टावर ढूंढ रहे हैं, राइट. सो ही इज़ ऑन अ क्वेस्ट, कुछ ढूंढने की फिराक में वो है. तो इसमें मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत सारी प्रोफेसी यानी जब मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि हाँ ये होगा, ऐसा होगा, आज से 100 साल बाद वैसा होगा. सो आई एम डूइंग ए प्रोफेसी. ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज जो है वो लिखी गई हैं. बीन रिट यानी रिटन, वो लिखी गई हैं. So many times among the band to wit, the knights who the dark tower search addressed their steps and just to fall as they seemed best. और बहुत सारे ऐसे जो नाइट्स यानी जो क्षत्रिय हैं, बहुत सारे ऐसे जो नाइट्स हैं वो इस डार्क टावर को ढूंढते हुए आएंगे, उसके एड्रेस की तरफ आएंगे और उनके जो स्टेप्स हैं वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि दे आर मेंट टू फेल. और जैसे कि उन्हें फेल होना है इसलिए वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे. सीम्ड बेस्ट एंड ऑल द डाउट वॉज नाउ शुड आई बी फिट. यानी कि ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज हो चुकी हैं कि बहुत सारे जो नाइट्स हैं वो आएंगे और वो फेल होंगे. ये टावर को ढूंढते ढूंढते वो फेल हो जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी. अब जो चाइल्ड रोलैंड है वो सोच रहे हैं कि क्या मैं फिट हूँ, क्योंकि मुझसे पहले तो इतने लोग यहाँ मर चुके हैं, इतने सारे जो नाइट्स हैं वो यहाँ मर चुके हैं जिन्होंने भी अपने दिमाग के हिसाब से सही चीज़ें ही की होंगी. उन्होंने जो डिसीजंस लिए होंगे उस वक्त के हिसाब से उन्हें वो सही लगे होंगे, बट स्टिल दे डाइड या दे लॉस्ट द क्वेस्ट एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स. तो क्या उन सब के बीच में मैं फिट रहूँगा? क्या मेरे जो डिसीजंस है वो सही होंगे? वी डोंट नो. ही इज़ जस्ट वंडरिंग कि क्या जो भी होगा वो सही होगा. जब हम सोचते हैं वैसे वो भी सोच रहे हैं. 8th स्टैंजा में आते हैं. So quiet as despair I turned from him, that hateful cripple, out of his highway into the path he pointed. अब क्या है कि so quiet as despair दुख दर्द के साथ जो है मैं इस क्रिपल से, क्योंकि वो उससे काफ़ी चिड़े हुए हैं ऑलरेडी, राइट.
तो वो उससे टर्न हुए, उससे दूर टर्न हुए आउट ऑफ हिज हाईवे। वो क्रिपल जहाँ खड़ा था उसके हाईवे से भी वो बहुत दूर खड़े हो गए और वो उस तरफ आ गए जहाँ उस क्रिपल ने पॉइंट किया था, इन टू द पाथ ही पॉइंटेड, जहाँ उसने पॉइंट किया था। All the day had been a dreary one at best, and dim was settling to its close, yet short one grim. तो अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो पूरा दिन है इट वॉज ड्रीरी, यानी कोई खास अच्छा दिन तो वो रहा नहीं था, मतलब एट बेस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि वो ड्रीरी था। और फिर जो है अब हमें समझ में आ रहा है कि जो दिन है वो ख़त्म हो रहा जा रहा है, एंड डिम वॉज सेटलिंग टू इट्स क्लोज, यानी कि शाम हो रही है। येट शॉट वन ग्रिम रेड लेयर टू सी द प्लेन कैच इट्स एस्ट्रे, यानी कि अब उन्हें वैसे भी शाम हो रही है और अब वो जो प्लेन है वो उसकी तरफ वो चल के जा रहे हैं। टोटल जो हमारे 8 स्टैंजास कंप्लीट हो गए हैं। और क्योंकि ये पोएम काफ़ी बड़ी है तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इस पार्ट तक अभी तक हमने जो इस वीडियो में है पूरी पोएम के बारे में समझ लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया, एनालिसिस देख ली है और टोटल जो है हमने 8 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक जो है हमें होरी क्रिपल और उसने जो रास्ता बताया वो हमें समझ में आ गया है। आगे का जो वीडियो है इसमें मैं बाकी के पार्ट्स कवर करूँगी। इफ़ यू आर एन्जॉइंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर एन्जॉइंग माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे मेरे एनालिटिक्स में दिखाई देता है कि सिर्फ 20% लोग जो उन्होंने सब्सक्राइब किया है और 80% लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर रियली एन्जॉइंग, इफ़ यू फील दैट ये आपके लिए यूज़फुल है, आपको काम में आ रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। ऑल्सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।